ठीक है। तो अगर हम लोग लास्ट लेक्चर तक हम लोग देखना शुरू करें तो अगर लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हम लोग अगर समरी को कलेक्ट करने कि हमने कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि आपको रॉल्स लॉ क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि रॉल्स लॉ क्या होता है और इसके बेसिस पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया था कि अगर आपके पास मान के चलो कि कोई भी दो वोलेटाइल लिक्विड रहे, अगर आपके पास कोई भी दो वोलेटाइल लिक्विड रहे, लेट एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो वोलेटाइल लिक्विड कभी भी दिया हुआ रहे, कोई भी सॉल्यूशन में अगर आपको प्रेजेंट रहे, तो उस केस में इस सॉल्यूशन के पास जो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कलेक्ट होगा, दैट इज ऊपर रीजन में, तो यहाँ का वेपर प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो डिफाइन करेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मेरे ख्याल से हमने ये फॉर्मूला को लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर लिया था, ठीक है। जहां पे कि एक्स ए रिप्रेजेंट करता है, एक्स ए रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए, वोलेटाइल कंपोनेंट ए। एक्स बी आपको रिप्रेजेंट करता है, एक्स बी रिप्रेजेंट करता है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट बी, वोलेटाइल कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। मेरे ख्याल से इसको तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि इसका पूरा डेरिवेशन कहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देख लिया था तो यहाँ से आपको टोटल प्रेशर, एक्चुअली में यहाँ पे दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट मिलके कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो इसका आपने फॉर्मूला देख लिया था, ये आपको हो रहा था, ठीक है। जहां पे कि पी नॉट ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, पी नॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सेम अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपका वोलेटाइल लिक्विड ए प्रेजेंट रहता तो वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता प्योर कंडीशन में, मतलब कि वहां पे और भी कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी नॉट ए रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट इज कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कब, इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। मेरे ख्याल से ये सब बातें को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे काम है तो उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको क्या था, ये आपने थोड़ा सा डेरिवेशन आपने देख लिया, लेकिन आपको मैंने एक और चीज बताया था कि ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इस टॉपिक का होने वाला है कि अगर मान के चलो यहाँ पे दो वोलेटाइल कंपोनेंट ए और बी मिला के यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे अगर आपने कंटेनर रख दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनता था। उस केस में आपने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो आपने सीख लिया है कि टोटल प्रेशर का फॉर्मूला यही होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अगर ये कभी पूछा जाए कि इन केस ऑफ वेपर फेज, कि आपके वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि आप कुछ नहीं, आप दोनों केस में आप क्या करो ना कि अगर मान के चलो वेपर फेज में अगर आपको कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज वाई ए से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताया था कि अगर मान के चलो कि ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ए के कारण आपको वेपर प्रेशर है, तो इस लिक्विड के अंदर ये जो ए का जो वेपर प्रेशर होगा, तो इसको वेपर प्रेशर ड्यू टू ए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड फेज में, दैट इज कि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये कब मैं बोल रहा हूं, दैट इज ये आपको बोल रहा हूं गैस फेज में, ये कब मैं बोल रहा हूं, दैट इज गैस फेज में, ये आपको मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, सही। लेकिन आप अगर इसी प्रेशर ड्यू टू ए को अगर आप सोचोगे कि ये कितने वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे, तो प्रेशर ऑफ ए ड्यू टू सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये पढ़ा था, ये कहां से हमारा गया था, दैट इज रॉल्स लॉ से ये आपको आया हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं
लास्ट लेक्चर अगर आप देख लोगे प्रॉपरली तो ये वीडियो आपको, ये लेक्चर प्रॉपरली समझ में आने वाला है, ठीक है। और अगर ये दोनों प्रेशर ए के कारण अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप यहां पे इक्वेट करोगे तो वाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पीटी। ये फॉर्मूला हमारा आने वाला है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, ये चीज आपको मस्ट याद रखना है। तो YA किसको रिप्रेजेंट करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज को रिप्रेजेंट किससे करते थे हम लोग, दैट इज YA से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे जल्दी से लिख दूं कि अगर मान के चलो कि यहां पे अगर कंपोनेंट B भी प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कि P नॉट B इंटू XB डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यही हमारा फॉर्मूला आता हुआ नजर आता था, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि गैस फेज में कंपोनेंट ए के कारण वेपर प्रेशर हम लोग किस रूल से निकालते थे, दैट इज हम लोग निकालते थे डाल्टन्स लॉ। किस लॉ से निकालते थे, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से निकालते थे, ठीक है। और अगर हम लोग सॉल्यूशन के कारण वेपर प्रेशर कितना बनता है, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो किसके कारण से निकालते थे, दैट इज रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम लोग इसको निकालते हुए नजर आते थे। और इस तरीके से अगर आप गौर करोगे तो हम लोग हर कंपोनेंट को देखोगे तो मैं इसका सारा चीज प्रेशर को निकाल के इक्वेट अगर करूंगा तो वेपर फेज में ए और बी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा वेपर फेज में, तो इसका फॉर्मूला ये आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहां तक सही है। चलिए, तो ये तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, डिसाइड कर लिया था। अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये आपका एग्जैक्टली आपका डीपीपी सेशन है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर्ली देखो, क्वेश्चन नोट कर लो, एक बार बनाने की कोशिश करो, नहीं तो मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, ऑब्वियस आप क्वेश्चन पहले पढ़ सकते हो, was dissolved in 100 gram of liquid B. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if the total vapor pressure of solution is 475. तो देखना बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि मान के चलो आपको एक लिक्विड ए दिया है, ठीक है, और एक लिक्विड बी दिया है। ऑब्वियस है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, अगर ये कुछ नहीं बोला गया है तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आपको ये समझना है कि ये वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड ए का आपको मास कितना दिया है, अगर मैं इसके मास को कैलकुलेट करूं तो इसका मास दिया है 100 ग्राम, जो कि आपको पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनते रहना। लिक्विड बी का मास कितना दिया है, बोलोगे सर ये 1000 ग्राम दिया हुआ है, बोलोगे ठीक है, ये भी तो पेपर में दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ए का मोलर मास देखोगे तो ए का मोलर मास कितना दिया हुआ है, बोलोगे 140। बी का मोलर मास कितना दिया है, तो आपको पेपर में दिख रहा है कि बी का मोलर मास दिया हुआ है, दैट इज 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे मोल ऑफ लिक्विड ए निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 140, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो क्या होगा, 10/14 हो जाएगा। 10/14 अगर करोगे तो इसका वैल्यू आपको 0.71 के आसपास आता हुआ, इसका वैल्यू आपको दिखेगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.71 के आसपास आता हुआ वैल्यू दिखेगा। और अगर हम लोग मोल ऑफ लिक्विड बी निकाल लें उस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 0 कैंसिल आउट, तो 100/18 अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू 5.55 आता हुआ आपको दिखेगा, बोलोगे ठीक। तो आपने ये फर्स्ट लाइन पढ़ के ना, आपने ये दो डाटा को अपनी कॉपी पे लिख लिया आराम से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दो कि आपको दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर। इसका मतलब आपको P नॉट B का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज 500 टॉर का वैल्यू दिया हुआ है। दैट इज ये प्रेशर का यूनिट होता है टॉर, तो ऑब्वियस आंसर भी आपको टॉर में लाना है, क्योंकि हर जगह टॉर आपको यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, दैट इज आपको P नॉट A का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और आपको क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है कि इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, और आपको दिया है कि उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना है, दैट इज 475 टॉर दिया है।
मतलब आपको इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीटी जो दिया है, ये आपको क्या दिया है, दैट इज 475 टॉर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास सर एक ही फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मेरे ख्याल से आपने थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ए और बी अगर वोलेटाइल लिक्विड होता है तो उस केस में टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो निकलता है उसका हमारा यही फॉर्मूला आता है। क्या आपको टोटल प्रेशर प्रॉब्लम में दिया हुआ है? क्या बोलोगे 475 दिया हुआ है सर। क्या आपको पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है? बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब पी नॉट ए का वैल्यू तो आपको नहीं दिया, यही फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे वर्क करूं, मुझे एक्स ए चाहिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए। तो मैं अगर यहां पे लिखूं, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं ये लिख सकता हूं कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में सिर्फ वही दोनों कंपोनेंट तो अवेलेबल है ना। तो इसका फॉर्मूला वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0.71 डिवाइडेड बाय 0.71 प्लस 5.55, ये लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो होगा 0.71 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको जोड़ोगे तो 7 5 12 12 और 5 6, दैट इज 6.26 होता हुआ दिखेगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.114 होता हुआ आपको नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है। तो क्या मैं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में निकाल सकता हूं क्या? बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको हम लोग दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या तो 1 माइनस एक्स ए कर दें तो भी हमारा ये फॉर्मूला आ सकता है। तो मैं 1 माइनस 0.114 अगर करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.886 आपको होता हुआ नजर आएगा। या फिर बोलोगे सर मैं इस तरीके से नहीं निकाल के क्या और कोई दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज कि मोल ऑफ बी क्या दिया है 5.55 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 6.26। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू अगेन 0.886 आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है। तो क्या मुझे एक्स ए का वैल्यू आ गया? बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो एक्स ए का वैल्यू कितना है 0.114। क्या पी नॉट बी का मुझे वैल्यू दिया हुआ है पेपर में? क्या बिल्कुल दिया है, दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी का वैल्यू मुझे कितना आ गया, दैट इज 0.886 आता हुआ दिख गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि 475 इज इक्वल टू 0.114 पी नॉट ए प्लस, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा लगभग वैल्यू आएगा 443 के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल सही होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2 और आपको 3, 32 आपको ये आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 32 इज इक्वल टू 0.114 इंटू पी नॉट ए का वैल्यू आता हुआ नजर आएगा। क्या आप यहां से बता सकते हो कि पी नॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 32 डिवाइडेड बाय 0.114 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 280.7 आता हुआ लगभग इसका वैल्यू आपको दिखेगा। ऑब्वियस है ये वैल्यू किस में होगा आपका? बोलोगे टॉर में होगा, होगा ना टॉर में? बिल्कुल टॉर में होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहां तक आपको वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या आपने पी नॉट ए का वैल्यू आपने निकाल लिया क्या? तो आप यहां पे देखोगे कि आपने पी नॉट ए का जो वैल्यू है वो आपको क्या गया, दैट इज 280.7 टॉर का वैल्यू आता हुआ आपको नजर आ रहा है। बोलो बिल्कुल सही है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर आपको कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ए कंपोनेंट के कारण जो वेपर प्रेशर पी ए आएगा वो क्या किसके बराबर होता है? बोलोगे सर पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होता है ना। तो अगर मेरे पास पी नॉट ए का वैल्यू आ गया दैट इज 280.7 और एक्स ए का वैल्यू अगर मुझे पता हो कि 0.114 होता है, क्या आप पी ए का वैल्यू नहीं बता सकते? बोलोगे कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 32 के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ दिखेगा। बोलोगे सर ये कहां से आ गया? तो आप देखो ना यार, अल्टीमेटली आपको पी नॉट ए इंटू एक्स ए जो होता था इसी का वैल्यू तो 32 था। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू 32 आता हुआ दिखेगा। यानी आपको वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन द सॉल्यूशन
इन द सॉल्यूशन, तो इसका वैल्यू आपको क्या आता हुआ दिखेगा, दैट इज 32 टॉर इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ये हमारा सॉल्व होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, डाटा देखना, फॉर्मूला देखना, इसको पुट करना, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, बाकी हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन एक दिया होगा। ये मेरे ख्याल से मैं जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आइडियल सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, लेकिन अभी तक आप नॉर्मल इसको इग्नोर करके चलो कि आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता है, इसको इग्नोर करके चलो। तो अगर आप देखोगे, इसका मतलब आपको एक बेंजीन है, आपको एक बेंजीन है और एक आपको टोल्यूइन है, टोल्यूइन है, इस दोनों का आपको एक सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, जहां पे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको कितना दिया है, दैट इज अगर मैं बेंजीन को कंपोनेंट ए से डिनोट कर दिया और टोल्यूइन को कंपोनेंट बी से डिनोट कर दिया, तो आपको देख लोगे कि पी नॉट ए का वैल्यू आपको क्या दिया है, बोलोगे 50.71 mm Hg दिया हुआ है। बोलोगे ठीक है सर, आंसर भी mm Hg में ही आएगा। क्या आप बता सकते हो पेपर देख के कि पी नॉट बी का, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन का वैल्यू आपको यहां पे कितना दिया है? तो आप बोलोगे कि सर इसका वैल्यू दिया है, दैट इज 32.06। ये फर्स्ट लाइन देख के हमने पता कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर प्रेशर, यानी आपको वेपर प्रेशर की ये बात कर रहा है। तो आपको पता है मैंने आपको आज ये फंडामेंटल क्वेश्चन बनाया था। तो सबसे पहले आपको कहीं का भी प्रेशर निकालना है, आप सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर तो सबसे पहले निकालो। तो आपको यहां पे गौर करोगे कि बेंजीन का आपको कितना मास यहां पे दिया हुआ है। बोलोगे कि सर बेंजीन का 80 ग्राम आपने कंसीडर किया है, बोलोगे बिल्कुल सही है। और आपने टोल्यूइन का कितना मास दिया है, बोलोगे कि सर ये 100 ग्राम दिया हुआ है ना। तो अगर मैं आपको अगेन बोल रहा हूं वेपर प्रेशर का अगर आप डेरिवेशन देखोगे ना, तो देखो आपको टोटल प्रेशर तो निकालना जरूरत पड़ता ही है, चाहे आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालो या ना निकालो, तो टोटल प्रेशर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बोलोगे ठीक है सर, ये निकाल के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां से मास ऑफ बेंजीन 80 दिया हुआ है, तो क्या मुझे मोलर मास ऑफ बेंजीन पता है क्या? बोलोगे बिल्कुल पता है, C6H6 का आप निकाल सकते हो, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलोगे 78 ग्राम हो जाएगा। क्या आपको टोल्यूइन का मोलर मास पता है क्या? बोलोगे बिल्कुल पता है सर, क्योंकि टोल्यूइन का आप अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज C7 उसके बाद H8 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C7H8 होता हुआ इसका वैल्यू दिखेगा। इसका मोलर मास अगर आप देखोगे तो लगभग इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 92 ग्राम के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ दिखेगा। लगभग मान के चलो 84 और 8 4 12, दैट इज 92, बिल्कुल सही है, सही है। तो क्या आप यहां से मोल ऑफ ए निकाल सकते हो क्या? बोलोगे क्या हो जाएगा 80/78, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 1.025 हो जाएगा। अगर मैं एन बी निकालूंगा तो इसका मोलर मास मोल क्या हो जाएगा, दैट इज 100/92, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, दैट इज 1.085 इसका वैल्यू होता हुआ नजर आएगा। क्या मैं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकता हूं क्या? बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस Nb। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेंजीन और टोल्यूइन मिलके एक आपको सॉल्यूशन बना रहा है आपको, ठीक है। और दोनों वोलेटाइल, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको ये एज्यूम क्या करना है, दोनों वोलेटाइल आपके लिक्विड हैं, तो दोनों वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 1.025 डिवाइडेड बाय Na और Nb को जोड़ दो। Na Nb को जोड़ोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2.11 आसपास इसका वैल्यू हो जाएगा, 2.11 करीब इसका वैल्यू होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 0.86 आपको आता हुआ मोल फ्रैक्शन दिखेगा, किसका, ए का, जो कि ए आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलोगे सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मेरा उस सॉल्यूशन में आ गया ना। क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन उस सॉल्यूशन में निकाल सकता हूं क्या? तो आपके पास दो रास्ते हैं, या फिर आप 1 - XA कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट अवेलेबल हैं, एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको 1 में घटा दोगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ के क्या उसका वैल्यू आता है, दैट इज 1 आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 - 0.486, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0.514 के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। तो मुझे मोटो समझ में आ गया कि मुझे बेंजीन का मुझे
वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मतलब मुझे याद है क्या निकालना है, YA निकालना है। तो YA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलोगे P0A इंटू XA डिवाइडेड बाई PT। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, याद है। आप क्या करो ना कि बेंजीन के लिए रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वेट कर दो, तो उस केस में YA का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और YA क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6 इन वेपर फेज, ये रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे PT तो निकालना मस्ट है। बोलोगे ठीक है सर, ये भी देख लिए। तो अगर मैं PT को निकालना शुरू करूं कि सॉल्यूशन के कारण टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना बनेगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, दैट इज P0AXA प्लस P0BXB। ये आप बनाते हुए नजर आओगे। क्या आपको P0A का वैल्यू दिया हुआ है, बोलोगे बिल्कुल दिया है, दैट इज 50.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.486 प्लस क्या P0B का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, दैट इज 32.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.514। क्या ये दिया हुआ है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका लगभग वैल्यू हाफ से थोड़ा सा इसका वैल्यू कम आता हुआ दिखेगा, दैट इज 24.64 आ जाएगा इसका वैल्यू। और राइट हैंड साइड वाले का देखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16.47 आ जाएगा। और इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा यार, 1.14, दैट इज 41.11 आपको mmHg सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आता हुआ दिखेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है। तो अगर मुझे PT पता चल गया, क्या मैं YA अगर मैं यहां से निकालना शुरू करूं, ध्यान से देखना, तो YA का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज कि P0AXA डिवाइडेड बाय PT। तो क्या तुम यहां पे देख रहे हो P0AXA का वैल्यू आपको यहां पे क्या आ रहा था, बोलोगे सर 24.64 आ रहा है। टोटल P का वैल्यू क्या आ गया, बोलोगे 41.11 आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आपको इसका वैल्यू आता हुआ दिखेगा। मोल फ्रैक्शन तो आपको ये रिप्लेस होता है, तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज आपको इसका वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 0.6 आता हुआ दिखेगा। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं अगेन बोल रहा हूं, लेक्चर 4 और 5 पे आप बिल्कुल कमांड करो तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखो बेहद ही सिंपल सा ये एग्जांपल एक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज। याद है उस केस में बेंजीन था, लेकिन इस केस में टोल्यूइन का पूछा गया है, which is equilibrium with solution of benzene और टोल्यूइन। तो आपको दो कंपोनेंट है उसका सॉल्यूशन है, एक है आपको बेंजीन, एक है आपको टोल्यूइन। मेरे ख्याल से कहानी तो बिल्कुल भी सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आपकी बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ही लिमिटेड सॉल्यूशन आपको पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन दिया है 0.5। ये क्या दिया है आपको, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये कहां पे दिया है आपको, दैट इज के सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन है जिसमें टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.5। अगर टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, या बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बोलोगे 0.5, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 ही होगा। ये आपने पढ़ा भी है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अच्छा, मैं बेंजीन को अगर A कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर दूं, टोल्यूइन को अगर B से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप अगर देखोगे कि P0A का वैल्यू आपको क्या दिया है, बोलोगे 119 टॉर दिया है। तो ऑब्वियस आंसर भी आप उसी तरह से दिखाओगे। और अगर P0B देखोगे तो आपको इसका क्या दिया हुआ है, टोल्यूइन का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या दिया है, दैट इज प्योर कंडीशन में क्या दिया है, दैट इज 37 टॉर दिया है। देखो यार, मेरे ख्याल से यार प्योर कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि उतने ही अमाउंट का सॉल्यूशन अगर सिर्फ टोल्यूइन प्रेजेंट रहता, सिर्फ टोल्यूइन रहता, तो वो जितना वेपर प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम लोग P0B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज निकाला है, तो सबसे पहले कितना टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है वो तो आपको हर केस में निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं PT निकालना शुरू करूं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज P0AXA प्लस P0BXB। ये आप लिख सकते हैं, बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज 119 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 को अगर मैं
0.5 को 1/2 भी लिख देते और यहाँ पे 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 लिखते। तो आप अगर देखोगे कि इसका वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, तो अगर 119 का अगर आप हाफ करते हैं, 119 का आप अगर हाफ करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 59.5 और इसका अगर हाफ करोगे तो आपको आ जाएगा 1, उसके बाद 8.5 ये आता हुआ नजर आएगा। और यहां से टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के कारण जो क्रिएट होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 78 टॉर उसका वैल्यू आता हुआ नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो अब देखो इसका मतलब, अब क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे कि वेपर प्रेशर में किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, टोल्यूइन का। दैट इज, आपको याद है अगर टोल्यूइन को अगर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे मोल फ्रैक्शन वाई बी निकालना है। तो टोल्यूइन का ना आपको याद है कि डाल्टन्स लॉ और रॉड्स लॉ दोनों की इक्वेट कर दो। तो आपने वहां से फॉर्मूला पढ़ा था कि वाई बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पीटी। क्या ये होता हुआ नजर आएगा? तो बिल्कुल सही है। क्या आप यहां से पी नॉट बी एक्स बी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, वैल्यू देख सकते हो, दैट इज 18.5। क्या आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पता है? बोलोगे 78 है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वाई बी का वैल्यू कितना आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 0.237 इसका वैल्यू आता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ आंसर इज x, अगर आपको x दैट इज मोल फ्रैक्शन को अगर x अगर मान के चलो, दैट इज YB जो आप लिख रहे हो अगर वो x है, तो आपको लिखना है कि x मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ के टर्म्स में लिखना है और इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो मैं अगर इस फॉर्म में लिखना शुरू करूं, तो क्या मैं इस x को, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 237 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये x मान लूं, क्योंकि आपको देखो आंसर किस में चाहिए, x इंटू 10⁻³ में चाहिए, तो अगर मैं x यहां पे मान लूं तो आपको क्वेश्चन में जो x दिया है इसका वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 237 इसका वैल्यू आता हुआ नजर आएगा। अदर ऑप्शन नहीं देता तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज क्या आ रहा होता, दैट इज 0.237 इसका आंसर आ रहा होता। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ के बेसिस पे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बेसिस पे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा ना आप लोग अटेम्प्ट करो, हम लोग इसके बाद आगे के क्लासेस में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास अगेन अगर देखोगे फिर से वही बेंजीन टोल्यूइन आ गया। तो सबसे पहले तो मैं अगर बेंजीन को दैट इज C6 अगर S6 है, इसको अगर मैं A से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ी क्या है ना, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो XB रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी इस केस में आपको बेंजीन को किससे डिनोट करना पड़ेगा, मजबूरी है कि B से डिनोट करना पड़ेगा। तो आप A को किससे डिनोट करोगे, बोलोगे सर ये टोल्यूइन हो जाएगा, दैट इज C7H8 होता हुआ आपको दिखेगा। बड़ा ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर, मतलब आपको टोटल वेपर प्रेशर वो कितना क्रिएट करेगा उसका एक्सप्रेशन लिखना है, और आपको टोटल वेपर प्रेशर का एक एक्सप्रेशन आपको यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप यहां पे पढ़ो, बोलो यहां तक सही। तो अगर आपको ये टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, तो अगर आप कहीं से XB का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आप अगर वहां से ये वैल्यू पुट कर दोगे तो टोटल प्रेशर का वैल्यू आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन में ही आपको दिया हुआ है। बोलो बिल्कुल सही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना मेन मोटो रहेगा कि मैं किसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर फाइंड आउट कर लिया तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं ना। तो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मास ऑफ बेंजीन आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, बोलोगे 936 ग्राम दिया है। मास ऑफ टोल्यूइन आपको कितना दिया है पेपर में, बोलोगे 736 ग्राम दिया है। क्या आपको मोलर मास ऑफ बेंजीन पता है, बोलोगे बिल्कुल पता है, दैट इज 78। क्या मोलर मास ऑफ टोल्यूइन आपको पता है, बिल्कुल पता है, बोलोगे कि इसका वैल्यू क्या है, दैट इज 92 है। ये तो हम लोग करके ही देख चुके हैं। क्या आप मोल ऑफ बेंजीन निकाल सकते हो क्या, बोलोगे कि मोल ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा 736 डिवाइडेड बाय 78। तो इसका वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, तो सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट 12 आ जाएगा। क्या मैं मोल ऑफ टोल्यूइन निकाल सकता हूं क्या, तो 736 डिवाइडेड बाय 92 तो 972, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा ना। क्या आप यहां से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हो क्या,
दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 20, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलोगे 0.6। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, बोलोगे कि 0.4 आ जाएगा ना। तो लेकिन आपको अगर टोटल प्रेशर का अगर देखोगे तो आपको एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें कौन सा वैल्यू अननोन है, तो बोलोगे कि मुझे सर एक्स बी ही अननोन है। क्या मुझे एक्स बी का वैल्यू अगर पता चल गया तो मैं टोटल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज कि 179 XB, 179 XB प्लस 92, अगर इसमें अगर XB का वैल्यू रख दिया दैट इज कि 0.6 प्लस 92, तो उस केस में मुझे टोटल प्रेशर का वैल्यू आता हुआ नजर आएगा। तो टोटल प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 199.4। आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है यार, प्रेशर का यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेशर का mm दिया हुआ है, तो 199.4 mmHg आपको टोटल प्रेशर का वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे यहां तक सही है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कभी कभी आपको ये बड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे यहां पे पूछ लेता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा इसमें कि फाइंड P नॉट A एंड P नॉट B। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस केस में बनता है। तो P नॉट A P नॉट B फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। बोलोगे सर कैसे आसान काम है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना इसको, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था कि PT इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, क्या मैं लिख सकता हूं ना, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। टोटल प्रेशर का हमारा यही फॉर्मूला होता ही है। अगर मैं कोई डाटा को ना देखूंगा तो A आपको ये है, B आपको ये है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कंक्लूड, आपको ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन XB के टर्म में है, क्या मैं इसको XB के टर्म में लिख सकता हूं क्या, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई परेशानी नहीं, हम लोग इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या P नॉट A प्लस XB अगर कॉमन ले लूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं P नॉट B माइनस P नॉट A, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन को अगर ये टोटल प्रेशर वाले एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दूं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि P नॉट A का वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, बोलोगे 92। अगर मैं ये इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन अगर मैं 2 मान लिया, दोनों को अगर इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों तो एक ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P नॉट A का वैल्यू क्या हो गया 92। और अगर तुम गौर करोगे कि P नॉट B माइनस P नॉट A का वैल्यू क्या हो गया, बोलोगे 179 हो गया होगा सर, हो गया होगा ना, क्योंकि आपको XB का कोफिशिएंट यहाँ पे 179 है, जो कि P नॉट B माइनस P नॉट A के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से P नॉट B फाइंड आउट करना शुरू करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 179 प्लस P नॉट A दैट इज 92, यानी यहां से इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 9 2 11, उसके बाद 1 17 1 1 यानी 271 mm Hg आपको P नॉट B का वैल्यू होता हुआ नजर आएगा। तो कभी कभी आपसे अगर P नॉट A P नॉट B का भी वैल्यू पूछ लिया ना, ये एक्सप्रेशन को देख के ना, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए कि इस इक्वेशन को, ये शायद आपको पता होगा, ये इक्वेशन हमारा सेकंड या थर्ड था जो हम लोग डेरिवेशन करवाए थे, आप उससे डायरेक्ट इक्वेट कर लो ना। मैंने देखो एक्चुअली में वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि अगर टोटल प्रेशर मेरा XB के टर्म में दिया हुआ है तो मैं इसको XB में कन्वर्ट कर दिया, और टोटल प्रेशर के एक्सप्रेशन को अपने एक्सप्रेशन से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने पे मुझे इसका आंसर आता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक ये मुझे 4 या 5 क्वेश्चन जो थे रॉल्स लॉ पे, ये मुझे करवाना था, ये आपके लिए एक असाइनमेंट था। आप इसका पहले क्वेश्चन को आप देखो, एक बार अपने से बनाने की कोशिश करना, फिर आप सॉल्यूशन कंप्लीट मैंने बना दिया हूं, इसको देखो। अगली बार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लो, बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।